हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। और हमारी सामान्य विज्ञान की सीरीज चल रही है जिसमें हम भौतिक विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान और बाकी जो पीटी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं उनके लिए जन टेक्नोलॉजी के पोर्शन को भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए उसमें एक चीज और हम कहेंगे कि अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रीलिम्स पॉसिबल नाम से एक बुक निकाली गई है जिसमें आईएएस और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के पीसीएसएस के लगभग 250 प्रश्न पत्रों को जोड़ करके 3500 के लगभग प्रश्नों को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अरेंज करके उनका एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके साथ ही क्या किया है कि जगह जगह पे माइंड मैप दे रखे हैं। उसके साथ ही कहीं जहां कहीं भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते वक्त कहीं अगर मान लीजिए और भी एक्स्ट्रा डाटा की जरूरत पड़ी है तो वो भी दे दी है। इसके साथ खास बात यह है कि इसमें कोई खास गलती नहीं मिलेगी आपको, 100% ये कैसी मिलेगी, एरर फ्री मिलेगा आपको ये। तो ये इसकी एक खास बात है। ओके, तो ये इसकी खास बात है। एक मिनट अभी इसमें देखता हूं मैं। आइए थोड़ा स्लाइड पे लगाइए थोड़ा। कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, इस बुक को लेने का बेनिफिट आपको ये रहेगा कि जैसे खुद अरिहंत ने बहुत सारी चीजों को बुक में इंक्लूड कर दिया है। प्लस हम जो पढ़ते हैं कई बार क्या होता है कि फ्लो में बहुत सारी चीजें हम ऐड करते चले जाते हैं, करनी पड़ती है हमको। कई बार हमको और भी एक्स्ट्रा डाटा कई बार बुक से ऐड करना पड़ता है। हर बार तो आप नोट्स बना नहीं सकते ना कि एक बार यहाँ नोट्स बना लिया, फिर दूसरी जगह नोट्स बनाएंगे, फिर तीसरी जगह नोट्स बनाएंगे। ऑलरेडी ये बहुत अच्छा कंपाइलेशन है, तो आप इस बुक को जरूर ले लीजिए ताकि और जो भी अपडेट हो, हम जो भी पढ़ाते चले जाएं उसको भी आप इसमें ऐड करते चले जाएं। ठीक है, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अवस्था परिवर्तन, आर्द्रता एवं वाष्पीकरण। अब जानते हैं कि आखिर हम अवस्था कहना किसको चाह रहे हैं, हम स्टेट किसको कहना चाह रहे हैं। तो अवस्था का मतलब है यहाँ पे कोई भी चीज है, देखिए वो या तो ठोस है, हम ये मान के चल रहे हैं, या फिर वो द्रव है, या फिर वो क्या है, गैस है। ये जो तीन चीजें हमने लिखी, यही द्रव्य की या मैटर की अवस्था कहलाती है। तो अवस्था का यहां पे मतलब हो गया ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से द्रव में, या द्रव से ठोस में बदलना ही अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जो ऊर्जा अवस्था परिवर्तन के वक्त निकलती है, उस ऊर्जा को हम गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। ये ऑलरेडी हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, कोई चीज अगर ठोस से द्रव में बदलेगी तो इसको द्रवीकरण कह देंगे। द्रवीकरण की जगह पे अगर हम इसको यहाँ पिघलना कहें तो ज्यादा अच्छा कहेगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे मेल्टिंग कह देंगे। ठीक, ऐसे ही अगर द्रव को हम गर्म करते चले जाएं, गर्म करते चले जाएं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो भाप में या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम गैसिफिकेशन कह सकते हैं, या अगर हम चाहें तो उसको बॉइलिंग कह सकते हैं, जो अच्छा लगे। अब गैस को अगर हम द्रव में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से यहाँ पे द्रवीकरण कहेंगे। अब ये तो मामला फंस जाएगा, यहाँ भी द्रवीकरण, यहाँ भी द्रवीकरण। इसलिए यहाँ पे एक नया शब्द प्रयोग कर सकते हैं हम, संघनन या कंडेंसेशन। अर्थात जब गैस को ठंडा करते चले जाते हैं
तो गैस का द्रव में बदल जाना, ठंडा होते होते द्रव में बदल जाना ही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। और जब हम द्रव को और ठंडा करते चले जाएं तो उसको ठोसीकरण या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक पदार्थ इस नियम का पालन करे। कई बार क्या होता है, पदार्थ द्रव में बदलना नहीं चाहता है, या तो ठोस में रहता है या ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी चीज को या ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। जब कोई गैस सीधे ठोस में या कोई ठोस सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे हम ड्राई आइस की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड जब ठोस अवस्था में होती है तो वहां से वो द्रव में नहीं बदलती बल्कि सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर हम कपूर को गर्म करें तो वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्ट गैस बन जाता है, इसलिए वो भी ऊर्ध्वपातन का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अवस्था परिवर्तन की हम बात करें तो कह रहे हैं गलन। गलन मतलब स्थिर ताप पर ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन, मेल्टिंग। क्वथन, बॉइलिंग, स्थिर ताप पर। ये तो देखो स्थिर ताप पर ही होगा। जब भी अवस्था परिवर्तित होगी आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। हमने जब उस दिन पढ़ा था Q इक्वल ml, तब कहा था कि जब भी अवस्था परिवर्तन होगा टेम्परेचर हमेशा नियत रहेगा, ये बदल नहीं सकता। तो क्वथन क्या है, द्रव से गैस में परिवर्तन की अवस्था को क्या कहा जाता है, क्वथन कहा जाता है। द्रवण या संघनन, इसको हम क्या कहते हैं, गैस का द्रव में परिवर्तन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन का मतलब सीधे गैस में, ठोस से सीधे गैस में या गैस से उल्टा भी कर सकते हैं। हिमायन कहते हैं द्रव का ठोस में परिवर्तन। ठोसीकरण हमने कहा है, इन्होंने एक स्पेशल टर्म यहाँ पे क्या कर दिया है, हिमायन वर्ड यूज कर दिया है। पुनर्हिमायन की बात करें तो अगर मान लीजिए प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो चीज पिघल जाएगी थोड़ा सा, तो अगर वो मान लीजिए प्रेशर की वजह से पिघल गई है तो उसको पुनर्हिमायनन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आ गया जो एक टर्म है, आर्द्रता शब्द आ गया, इसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ये जो हमने यहाँ पे बनाया है इसको आप बना लीजिए, इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको प्रॉपर डेफिनेशन के बिना ही एक कहते हैं ना कोई भी चीज ग्राफिकल फॉर्म में, टेबल फॉर्म में भी है, एकदम बहुत जबरदस्त है। इसको और थोड़ा सा एनहेंस कर लेंगे तो आपके लिए और भी ज्यादा आसान और बढ़िया हो जाएगा समझना। आगे अब बढ़ते हैं। देखिए ह्यूमिडिटी की बात करें तो ये क्या है, जब पानी लिक्विड फॉर्म से भाप बन जाता है और हवा में घुल जाता है तो हवा में घुला हुआ ये पानी या हवा में घुली हुई ये भाप ही क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। अब ये दो प्रकार की हो सकती है, एक तो हो सकती है ये आपेक्षिक, रिलेटिव, किसी की तुलना में। एक हो सकती है ये निरपेक्ष, मतलब किसी के कोई रिलेट करके नहीं देखा है, कंपेयर करके नहीं देखा है। निरपेक्ष आर्द्रता की बात करें तो ये है वायु में प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा, जितनी अवेलेबल है हम सारी की बात कर रहे हैं तो निरपेक्ष कहेंगे। और अगर हम ये कहें कि भैया फिलहाल कितनी है और इस हवा में कितनी वाष्प छोड़ी जा सकती है, तो दोनों की अगर तुलना कर दें, ऊपर हम ले लें कि वर्तमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा और नीचे हम ले लें अधिकतम संभव जल वाष्प की मात्रा, तो ये जो अनुपात होगा यही क्या कहलाएगा, आपेक्षिक आर्द्रता कहलाएगा। अब आपेक्षिक आर्द्रता होती है हवा में, मतलब हवा में आर्द्रता होती है, इस बात का उदाहरण क्या है हमारे पास, इस बात का उदाहरण है कि एक गिलास में बर्फ लेके रख दीजिए, कुछ समय बाद उसके किनारों पर या देखेंगे बाहरी सतह पर आपको जल की बूंदें जमी हुई मिल जाएंगी। अब जल की बूंदें गिलास में से तो रिस करके आ नहीं सकती, इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर हवा में ही कुछ ना कुछ पानी की मात्रा उपस्थित होगी। जैसे टेम्परेचर आया कम
कम टेम्परेचर होने के साथ ही वो चारों तरफ जम गई हैं, धीरे धीरे बड़ी हो गई हैं। ये हमारे आर्द्रता का प्रूफ हो जाएगा। अब हम कहें कि भाई आर्द्रता से संबंधित कुछ परिघटनाएं, जैसे कि ओस, तो सर्दियों के जब दिन होते हैं तब क्या होता है, पत्तों पर पानी की बूंद जम जाती है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे ग्लास में बर्फ रख दिया। अब देखिए, कोई भी जो सॉल्यूशन होता है वो संतृप्त एवं असंतृप्त दो प्रकार का होता है। अब ये क्यों हम लेके चल रहे हैं ये अभी पता चलेगा। संतृप्त और असंतृप्त दो प्रकार का। संतृप्त वो है, जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास लिया, पानी का लिया, उसमें एक चम्मच चीनी डाली, दो डाली, तीन डाली, एक लिमिट ऐसी आएगी कब आप उसमें और चीनी नहीं घोल सकते। उस अवस्था को हम संतृप्त अवस्था कहते हैं। और एक अवस्था ये है कि आपने सिर्फ एक ही चम्मच डाली है, अभी आप इसमें और दो डाल सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, असंतृप्त अवस्था कहते हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो घुलनशीलता है वो और बढ़ जाती है। अब और बढ़ जाएगी, इसका मतलब ये हो गया भैया कि अभी तक आपने 3 चम्मच मैक्सिमम घोल पाए थे, लेकिन इसको थोड़ा गर्म कर देंगे तो इसमें 1 चम्मच और ऐड कर सकते हैं। फिर और ज्यादा इसको गर्म कर देंगे तो 1 चम्मच और भी ऐड करी जा सकती है। इसका मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा घुलनशीलता बढ़ती चली जाएगी। अब दिन में क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है, सूरज निकलता है तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसलिए पानी भाप बन करके हवा में मिलता रहता है। रात के समय टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है। डाउन जाता है तो अब तक जो हवा असंतृप्त थी तापमान की वजह से, वो लो टेम्परेचर की वजह से संतृप्त ही नहीं, सैचुरेटेड ही नहीं, सुपर सैचुरेटेड हो जाती है। तो जितनी एक्स्ट्रा पानी की मात्रा होती है हवा में, वो सारी की सारी जमीन पर आ जाती है। अब वही पत्तों पर इकट्ठा हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ड्यू कहते हैं, ओस के नाम से जानते हैं। अब हो क्या जाए, जैसे इसमें से क्या हुआ, कुछ उड़ती चली गई ऊपर, उड़ती चली गई, हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कम प्रेशर होता जाता है, टेम्परेचर भी कम होता चला जाता है। अभी जैसे जैसे हवा ऊपर गई तो जो भाप है वो ठंडी होती चली गई, ठंडी होती चली गई तो भाप से बन गई छोटी छोटी बूंदें, बूंदें आपस में टकराई तो कुछ बड़ी बड़ी बूंदें बन गई, या जब तक छोटी छोटी बूंदों का झुंड है हमने बादल कह दिया। बादलों में जब वो छोटी छोटी बूंदें मिल गई और उनका वजन इतना हो गया कि अब हवा उनको रोक नहीं सकती थी, तो वो नीचे की तरफ गिरने लगी, उसको बरसात कहा जाता है। लेकिन अगर ऊपर टेम्परेचर एकदम से बहुत कम हो जाए, तो हम जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होने पर पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो बूंदें आ रही थी नीचे की तरफ, वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगी अगर टेम्परेचर कम हो गया तो वो बर्फ में कन्वर्ट होकर के नीचे की तरफ आएंगी। और जब इस तरह से बूंदें बर्फ के रूप में गिरती हैं तो उसी को ओला कहा जाता है। ठीक है, देखिए बादल क्या है, गर्मी में पानी का जलवाष्प की बूंदों के रूप में, बूंदों के समूह के रूप में आकार होता है। और वर्षा क्या है, जब वही बूंदें नीचे की तरफ गिर जाती है वर्षा हो जाती है, वही बूंदें जम जाती हैं तो ओला बन जाती हैं। कोहरा क्या है, अगर बादल मान लीजिए ऊपर ना बन के जमीन की सतह के पास बन जाए, या मान लीजिए हवा का सुपर सैचुरेशन पॉइंट जमीन की सतह के ऊपर बन जाए, नजदीक बन जाए, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा कि हमारी दृश्यता बहुत कम हो जाएगी, हमें कम दूर दिखेगा। तो इसी चीज को हम कोहरे के नाम से जानते हैं। तो वायु का ठंडी होकर वायुमंडल को धुंधला कर देना। अब बात करते हैं वाष्पीकरण की। हमने एक तो पढ़ा था बॉइलिंग, बॉइलिंग पढ़ा था हमने। बॉइलिंग क्या था, जैसे पानी की बात करें तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। इसका मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है तो एक घटना और भी हमको देखने को मिलती है। ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है, ये तब उबल रहा है जब एक बार दाब है। मतलब जब एक एटमॉस्फेरिक, पृथ्वी जितना प्रेशर क्रिएट कर रही है, पृथ्वी का ये जो वायुमंडल है जितना प्रेशर जमीन पर लगा रहा है उतना दाब रहेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये उबलेगा।
अगर दाब कम होता चला जाएगा तो ये भी कम होता चला जाएगा, मतलब पी कम हुआ तो ये भी टेम्परेचर भी क्या हो गया, बीपी भी। उस दिन हमने इस फॉर्मूले को देखा भी था, ये कम होता चला जाएगा। अब इसका मतलब तो भैया ये हो गया कि अगर ये टेम्परेचर जीरो हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी जीरो हो जाएगा। इसलिए चंद्रमा पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी उबल जाता है, वजह कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। कोई वायुमंडल ना होने के कारण वहां पे कोई दाब नहीं है, और कोई दाब नहीं होगा तो ये जितना टेम्परेचर भी होगा उतने पर ही उबल जाएगा। अब वाष्पीकरण खास एक प्रक्रिया है। वाष्पीकरण क्या है, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि पानी सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही भाप बनेगा, लेकिन असल में पानी हर एक टेम्परेचर पर भाप में कन्वर्ट होता रहता है, चाहे वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों ना हो। और हर एक टेम्परेचर पर भाप में बदलने की जो गुण है उसी को वाष्पीकरण कहा जाता है। यहां पे कह सकते हैं खुली सतह में स्थित द्रव का स्वतः वाष्प में बदलना बिना उबाले, मतलब बिना अपनी तरफ से एनर्जी दिए, अगर द्रव खुद ही भाप में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा, वाष्पीकरण कहा जाएगा। ये ताप पर निर्भर करता है, मतलब टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी बात, वाष्प निकासी दर पर यह निर्भर करता है। इसका मतलब, इसका सीधा सीधा मतलब लगा लीजिए आप, ऐसे मोटा मोटी समझिए। सर्दियों के दिनों में आप कपड़े सुखाते हैं, देर से सूखते हैं। गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जल्दी सूख जाते हैं। पहली वाली बात का। दूसरी वाली बात का कह रहा है वाष्प निकासी दर ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। इसको ऐसे मानिए, हवा बिल्कुल ना चल रही हो, सपोज दैट आपने कमरे में कपड़ों को सुखा दिया, भाई हवा नहीं चल रही है वहां पे, देर से सूखते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा क्या कर देते हैं, हम फैन चला देते हैं, बाहर नहीं सुखा पा रहे किसी वजह से तो हम फैन चला देते हैं, मतलब हवा अगर लगेगी तो जल्दी सूखेगा। तीसरी बात, खुली सतह पर निर्भर है। हाँ बिल्कुल, आप गिलास में दूध को ठंडा करिए, ज्यादा टाइम लेगा, उसी को पलट दीजिए किसी थाली में तो एरिया, कवर एरिया ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा कवर एरिया रहेगा, ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। तो इस चीज पर भी निर्भर करता है, बिल्कुल ये बात सही है। अब चलते हैं आगे। देखिए ये कह रहा है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। ये बिल्कुल बात सही है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये घटता जाता है, हमने अभी इस चीज को पढ़ा। आगे कह रहा है कि भाई ऊपर चलते चले जाएंगे, दाब बढ़ता चला जाएगा। ये तो उल्टा रिलेशन हो जाएगा, इसका मतलब दाब बढ़ता नहीं है, बल्कि दाब क्या होना चाहिए, दाब तो घटना चाहिए। तो ये पहली जो लाइन है ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरी लाइन है इसको होना चाहिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। फैक्ट ये है, लेकिन ये कह रहा है बढ़ जाता है, इसका मतलब ये गलत है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा सही ऑप्शन कहां बैठेगा, उसको हम लगा देंगे। तो कह रहा है ए सही और आर गलत, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगर दूसरा भी सही होता तो फिर ये दोनों हमारे हट जाते, फिर हम देखते कि भाई दोनों तो सही है, लेकिन क्या सच में स्पष्टीकरण है, व्याख्या करता है, या स्पष्टीकरण नहीं है, तब उस कंडीशन में देखा जाता। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बिंदु घट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से क्या है, ऊंचाई बढ़ने पर दाब घट जाता है, इसलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही ये क्या होने लग जाता है, उबलने लग जाता है। सीधी सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है शुष्कता दशा संदर्भित है। भाई शुष्क का मतलब क्या हुआ, शुष्क का मतलब है पानी की कमी, उसी को तो शुष्क या सूखा कहते हैं। तो कह रहा है निम्न ताप से, ताप अगर कम होता तो वो क्या हो जाता, वो तो शीत दशा हो जाती। कह रहा है निम्न आर्द्रता से, तो आर्द्रता का क्या मतलब है, पानी जब भाप के रूप में होता है, पानी की भाप को ही तो आर्द्रता कहते हैं। अब ये कह रहा है अति उच्च ताप से, तो ये तो गर्मी की दशा की बात कर रहा है। उच्च वाष्पन से, हाँ ये भी कुछ कुछ लगाऊ पॉइंट है, लेकिन अगर बी वाला पॉइंट ना दिया होता तो फिर ये वाली कंडीशन हो जाती।
लेकिन बी में उसने एग्जैक्टली बोल रखा है कि निम्न आर्द्रता की दशा से, बिल्कुल वही हो जाएगा जहां पे आर्द्रता बहुत कम होगी। जैसे भारत की हम बात करें तो थार का रेगिस्तान क्या है, शुष्कता की दशा से गुजर रहा है। जो भी रेगिस्तान है, या हम बात करें, अब ये जरूरी नहीं है कि रेगिस्तान का इलाका है या शुष्कता की दशा हम कह रहे हैं तो वहां पे भाई टेम्परेचर भी हाई होगा। उदाहरण के लिए हम दूसरे रेगिस्तान की बात करने लग जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि लद्दाख का रेगिस्तान शुष्कता की दशा से गुजर रहा है। वहां पे तो टेम्परेचर नेगेटिव रहता है, लेकिन फिर भी वहां पे हवा में कोई नमी नहीं है या बहुत कम नमी है। आगे बढ़ते हैं। शुष्कता की दशा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ड्राइनेस कंडीशन का मतलब है निम्न आर्द्रता या हवा में न्यूनतम नमी का होना ही क्या कहलाता है, ड्राइनेस कंडीशन कहलाती है। वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। और वायु में उपस्थित जलवाष्प की यह मात्रा प्रत्येक स्थान पर समान नहीं होती है। ये बिल्कुल सही बात है। पानी का जहां इलाका होगा, पानी का कोई जैसे मान लीजिए समुद्री इलाका है, कोई बड़ी झील है, या मान लीजिए ऐसी जगह है जहां पे जंगल ठीक ठाक है, वहां आर्द्रता का लेवल ठीक मिल जाएगा। लेकिन एकदम ऐसी जगह है जहां दूर दूर पानी के स्रोत नहीं है, पेड़ पौधे कम हैं, तो वहां पे क्या रहेगा, जैसे पहाड़ वगैरह ज्यादा है, वहां पे क्या रहेगा, आर्द्रता का मान क्या होगा, निम्न होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं। तो भाई क्वथनांक पे तो हमने देखा था, क्वथनांक पे क्या देखा था, क्वथनांक पे कोई चीज उबल जाती है, इसका मतलब द्रव और गैस एक साथ रह सकती हैं। गलनांक पर भी हमने देखा था, गलनांक पर ठोस और द्रव वाली अवस्था एक साथ रह सकती है। हिमांक और गलनांक एक ही बात है। हिमांक पर भी क्या होता है, ठोस और द्रव अवस्था एक साथ रह सकती है। त्रिक बिंदु का मतलब हो गया जिस पर तीनों अवस्था एक साथ रहती हैं। पानी के लिए अगर हम बात करें तो पानी के लिए त्रिक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, क्योंकि पानी पर मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको बर्फ भी मिल जाएगी, पानी भी मिल जाएगा, और इन दोनों में से आपको भाप भी उठती हुई दिख जाएगी, या वाष्प इसको कह दीजिए तो और ज्यादा सही शब्द रहेगा। ऐसा बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं पॉसिबल हों त्रिक बिंदु कहलाता है। पानी के लिए त्रिक बिंदु का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। अब देखते हैं आगे। डेफिनेशन हमने पढ़ ली। इस बिंदु पर तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में रहती हैं, अर्थात किसी दाब ताप प्रावस्था आरेख में वह बिंदु जिसके संगत दाब P0 तथा ताप T0 पर पदार्थ एक साथ ही तीनों अवस्था में पाया जाता है। भाई देखिए, भी इतना ज्यादा झमेल में मत पड़िए कि जो अगर आर्ट के स्टूडेंट हैं कि क्या प्रावस्था आरेख, अब यार ये क्या शब्द आ गया, कुछ नहीं है। सीधे सीधे मतलब रखिए कि तीनों अगर एक साथ मिल सकते हो, त्रिक बिंदु होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव कब, भाई आर्द्र उष्मा का, आर्द्र का मतलब ही क्या है, भाप हो पानी में ज्यादा, तो कह रहा है अपक होगा, झुलसाने वाला होता है। हाँ, तो जब गर्मी पड़ेगी तो झुलसाने वाला होता है, फैक्ट तो ये भी है। तीक्ष्ण होता है, ये बात भी सही है, लेकिन वो खास एक टर्म दे रहा है, आर्द्र ऊष्मा का अनुभव कब होगा। तो इसका मतलब जब आर्द्रता ज्यादा रहेगी और टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा, तो हमारी बॉडी का जो पसीना है वो उड़ नहीं पाएगा, उड़ नहीं पाएगा तो हमारी बॉडी की जो गर्मी है वो भी कम नहीं होगी, तो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं हम कर पाएंगे, और वैसी कंडीशन में हमारी बॉडी में अकुलाहट होने लगती है। इस अकुलाहट को जो आर्द्रता और ऊष्मा की वजह से होती है, उमस कहते हैं। इसी चीज के लिए फिर हमारे पास ये एक ऑप्शन सबसे सटीक और सबसे बेहतर बचेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए आपने देखा होगा
कि जून के महीने तक, क्योंकि जब हम भी पंखा वगैरह चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, तो बड़े आराम से हमारी बॉडी का पसीना उड़ता चला जाता है, क्योंकि हवा में ऑलरेडी बहुत कम मात्रा में आर्द्रता होती है, बहुत आसानी से वो तुरंत पानी को कैप्चर कर लेती है। लेकिन जैसे ही जुलाई का महीना होता है, बारिश होना स्टार्ट होता है, हवा सैचुरेटेड हो जाती है, अब हवा को पानी की जरूरत नहीं रहती, भाप की जरूरत नहीं रहती है। उस कंडीशन में अब गर्मी तो है, टेम्परेचर तो हाई है, अब उस वजह से क्या होगा, टेम्परेचर हाई होने की वजह से हमारी बॉडी लगातार पसीना रिलीज करेगी, लेकिन वो जो पसीना रिलीज हो रहा है वो पसीना भाप में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो बॉडी ठंडी नहीं हो पा रही है। इसलिए कूलर जो है वो भी काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो वो आपने फील किया होगा कि जून के महीने तक ही कूलर काम करते हैं, उसके बाद कूलर काम करना बंद कर देते हैं। आप उनसे नॉर्मल पंखे का तो काम ले सकते हैं, पर वो जो प्रॉपर पानी डाल के जैसे काम करते हैं उस तरह का काम फिर नहीं लिया जाता है। तो ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है, वायु की आर्द्रता क्षमता ताप के समानुपाती होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ती चली जाएगी, अर्थात वायु की आर्द्रता क्षमता बढ़ने के साथ ताप भी बढ़ जाता है। सीधी सीधी सी बात है। अगर मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि आर्द्रता बढ़ती चली जा रही है, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर भी या तो बढ़ रहा होगा, तभी लगातार डिमांड बन रही है ना। अगर सिर्फ आर्द्रता आर्द्रता बढ़े, टेम्परेचर ना बढ़े, तो हवा तो किस में आ जाएगी, सैचुरेशन पॉइंट में आ जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित अवस्था में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेंगे। अभी हमने वाष्पीकरण की कंडीशन पढ़ी थी, हमने कहा था वहां पे क्या होना चाहिए, फैलाने वाला एरिया होना चाहिए ज्यादा, हवा में टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, प्लस आर्द्रता कम से कम होनी चाहिए। हवा जितनी ज्यादा सूखी रहेगी उतनी ही ज्यादा क्या कर लेगी, कैप्चर कर लेगी नमी को। इसका मतलब अब आपको जहां कहीं भी ऐसा कॉम्बिनेशन दिख रहा हो जहां पे टेम्परेचर हाईएस्ट हो और आर्द्रता या नमी न्यूनतम हो, आर्द्रता को दूसरे शब्दों में अपने आसान भाषा में समझने के लिए आप इसको नमी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, नमी कह भी सकते हैं। ठीक है, अब जहां कहीं भी आपको ये परफेक्ट किसी में दिख जाता है, आपको परफेक्ट देखिए यहाँ पर 100% आर्द्रता, आर्द्रता 100% हो गई, मतलब हवा सैचुरेट हो गई, अब नहीं लेगी। अब हवा जब ग्रहण ही नहीं करेगी तो कपड़ा सूखेगा कैसे, नहीं। इस वाले केस में भी हवा सेटिस्फाइड हो गई, अब नहीं एक्सेप्ट करेगी। इस वाले केस में आर्द्रता का तो बहुत सही है, लेकिन टेम्परेचर बहुत कम है। इस वाले केस में आर्द्रता बहुत कम है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ये कॉम्बिनेशन एकदम सही बैठता है कपड़ों को जल्दी सुखाने के लिए। अब जैसे मई का महीना चलेगा, अप्रैल का महीना चलेगा, ये एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अधिक तापमान के कारण शीघ्रता से जलवाष्प की मात्रा को ग्रहण करता है। अभी ऑलरेडी हमने कहा था कि भाई 3 कंडीशन, उसके लिए 4 कंडीशन इवन होनी चाहिए, मैक्सिमम टेम्परेचर, और हवा में न्यूनतम आर्द्रता, न्यूनतम ह्यूमिडिटी। तीसरी बात, जो वहां से आर्द्रता है उसके हटने की दर ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब हवा चलनी चाहिए। चौथी बात, खुला एरिया जितना ज्यादा से ज्यादा रहेगा उतनी ही जल्दी कोई कपड़ा सूख जाएगा। तो 4 बातों को फॉलो करके किसी भी कपड़े को हम सुखाते हैं। ठीक है, कपड़े को बिखराव एरिया या खुला एरिया होने का मतलब है कपड़े को आप जुगट मार के एक तरफ रख दीजिए तो एरिया कम रहेगा तो देर से सूखेगा, भाई उसको फैला दीजिए, एरिया बड़ा कर दीजिए तो जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये कह रहा है यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, हमें अभी हमने पढ़ा था कि जो विलयन होता है, जैसे हवा भी एक तरह का विलयन है। विलयन 2 प्रकार का होता है, संतृप्त विलयन, जब वो अपना जितनी उसको जरूरत है उतना ग्रहण कर चुका हो। असंतृप्त विलयन मतलब उसको जितनी जरूरत है अभी उसने उतना ग्रहण नहीं किया है। अगर संतृप्त विलयन को गर्म कर दें तो वो असंतृप्त हो जाता है, मतलब वो और भी ज्यादा मात्रा में चीजों को ग्रहण करने लग जाता है। तो कह रहा है भैया जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता को क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा डिमांड करने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो। इसका मतलब कह रहा है घट जाएगी, बढ़ जाएगी, पहले घटती है फिर बढ़ती है, कह रहा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी हमने देखा कि भाई क्या हो जाता है, बढ़ जाती है।
यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। वायु में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता उसके तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी ज्यादा गर्म होगी उसमें नमी या आर्द्रता ग्रहण करने की शक्ति उतनी ही बढ़ जाएगी या बढ़ेगी। अब कह रहा है जब सीले बिस्कुटों को, सीले मतलब जिसमें नमी ज्यादा हो गई हो बिस्कुट में, वो थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो फिर से कुरकुरे हो जाते हैं। अब इसकी वजह क्या है? देखो फ्रिज में क्या हो रहा है कि जितनी भी एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी होती है, पानी भाप उपस्थित होती है हवा में, वो सबका सब ठंड की वजह से जमता चला जाता है। इसका मतलब अगर फ्रीजर की हवा में देखेंगे तो उसमें आर्द्रता बहुत कम होती है। हम कह रहे हैं बिस्किट में आर्द्रता है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि फ्रीजर की एयर में आर्द्रता नहीं है। तो इन बिस्कुटों में से आर्द्रता कहां चली जाएगी? फ्रीजर की एयर में चली जाएगी। बिस्किट फिर से कुरकुरे हो जाएंगे और उधर वो जो हवा आर्द्र हुई थी थोड़ी देर बाद वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब हुआ ये, ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है। अरे भाई ऐसे कोई स्पेलर थोड़ी ना है कि हमने उसमें सरसों के बीजों को लेकर के उसमें पेर दिया है और उससे तेल निकाल लिया है, वैसा तो हो नहीं रहा है। कह रहा फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ये अभी तक जो ऑप्शन है उनमें सबसे ज्यादा सटीक महसूस हो रहा है। फिर कह रहा है फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। भाई अगर मान लीजिए अधिक होती फिर कैसे अवशोषित हो जाती? फिर तो अवशोषित नहीं होती। ये तो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई ना। हम जो कह रहे हैं उसका उल्टा करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब एक तरफ हम कह रहे हैं कि आर्द्रता अधिक है, एक तरफ हम कह रहे हैं अवशोषित हो रही है ज्यादा। इसका मतलब ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। क्या फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। अरे दाब अधिक हो जाएगा तो नमी बाहर क्यों आएगी भाई? ऐसे कोई प्रेशर लगा के, कोई गन्ने का जूस थोड़ी ना है कि ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो ज्यादा जूस बाहर आके आ जाएगा। तो ये भी उतना रिलेवेंट नहीं है। ठंड से ये भी उसी तरह का एक बस बेवकूफ बनाने के लिए एक स्टेटमेंट देते हैं। तो ये दोनों वैसे ही मतलब कोई काम के नहीं है, ये भी और ये भी। अब बचा हमारे पास मोस्ट रिलेवेंट ऑप्शन ये। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भैया कह रहा है कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रीज के अंदर आर्द्रता कम होती है। यहाँ तक तो जो क्वेश्चन था वही है, जिससे अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। इसका कारण यह है कि फ्रीज में ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अंदर की नमी बर्फ में परिवर्तित होती जाती है और बर्फ पुनः पिघलती है, जिससे आर्द्रता का मान स्वयं नियंत्रित रहता है। बर्फ पिघल करके फिर कहाँ होती रहती है? वो तो बाहर निकलती रहती है। तो जो नमी है उसकी तो कमी बनी रहेगी ना वहां की हवा के अंदर। कह रहा है ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। जैसे मान लीजिए थर्मोमीटर आपने देखा होगा, इस तरह का होता है, उसमें बीच में एक लिक्विड भरा रहता है। अब ये लिक्विड क्या भरा गया है? कुछ लोग पारे भर सकते हैं इसमें, कुछ एल्कोहल भरते हैं, कोई हो सकता है कोई ऐसा साइंटिस्ट हो जिसने क्या भरा हो, इसमें कोई गैस भर रखी हो। ये ऑलरेडी हमने तापमापी को पढ़ रखा है कि भाई ये द्रव तापमापी हो सकते हैं, गैस तापमापी हो सकते हैं, ठोस तापमापी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है। अब ये कह रहा है कि जहां ठंडे प्रदेश हैं, भाई पारे तापमापी का जो मिनिमम पारा -40 पे जम जाता है। एक मिनट, -40 पर अगर वो जम रहा है इसका मतलब वो -39 के अप्रोक्स तक ही मीजर कर पाएगा। लेकिन अब ठंडा प्रदेश है, मान लीजिए रूस की बात करने लग जाए, और टेम्परेचर ही वहां तो -56 है। वैसी कंडीशन में पारे वाला तो प्रॉपर काम ही नहीं कर, प्रॉपर क्या किसी भी तरह का काम नहीं करेगा वहां पे। तो उस कंडीशन में हमको कोई ऐसी चीज तलाशनी होगी जो माइनस अगर 50, 55, 60 नापना है तो उससे भी बहुत कम टेम्परेचर पर जाकर के जमती होगी। अब वैसी चीज एक एल्कोहल है, शराब है, तो काफी लो टेम्परेचर पर जाके जमती है। तो कह रहा है एल्कोहल का द्रवनांक या द्रवांक निम्नतर होता है, मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी नीचे है, नेगेटिव में।
तो ये सही लग रहा है। एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पारा तो उससे भी बेहतर है, पर लेकिन वो बस जम रहा है, ये भी एक समस्या है। एल्कोहल पारे से अधिक सस्ता होता है, वो बिल्कुल भी नहीं है। एल्कोहल पी लेते हैं लोग, कितना सारा पीते हैं। पारा तो बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा। एल्कोहल का विश्व उत्पादन पारे से अधिक होता है, हाँ बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब ऑप्शन बचा ये इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखेंगे तो सही है, बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्शन है। बट इसका यहाँ साइंस में चीज के साथ कोई रिलेशन नहीं कि आखिर वरीयता क्यों दी जा रही है, क्यों ठंडे प्रदेशों में यूज हो रहा है। इसका ये जो ऑप्शन है, द्रवणांक निरंतर होता है, ये सबसे सही वजह है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का जो जमने का पॉइंट है वो -115 है। नापना कितना है अभी? -80, शायद 80 प्लस समथिंग कुछ है। इतने टेम्परेचर भी मिनिमम गया हुआ है, तो इसका मतलब -115 तक आप इसे मीजर कर सकते हैं। इसलिए ठंडे देशों में एल्कोहल को वरीयता दी जाती है, पारे की अपेक्षा इसको ज्यादा बेटर माना जाता है, और थर्मामीटर में इसलिए ये एल्कोहल का यूज किया जाता है, क्योंकि पारे की अपेक्षा से बहुत नीचे टेम्परेचर तक मीजर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो भाई रेफ्रिजरेटर में, अब ये कुछ फैक्ट टाइप की चीजें हैं, इनके लिए कोई बहुत अच्छा ऐसा कॉन्सेप्ट भी नहीं है। हाँ, एक मोटा मोटी एक अंदाजा लगा सकते हैं एक्सपीरियंस के आधार पर। एग्जैक्ट कोई साइंटिफिक रीजन है वैसा कुछ नहीं है, बस हाँ एक्सपीरियंस के बेस पे इसको कहा जा सकता है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तापमान माना जाता है 8 डिग्री सेंटीग्रेड को। अब उसकी वजह क्या है कि भाई 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना तो कोई चीज जमती है, और ना ही किसी चीज को ये बहुत जल्दी खराब होने देता है, इसलिए फ्रीज का सबसे बेहतर टेम्परेचर यही माना जाता है। हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड की भी बात कर सकते हैं। तो फल सब्जी वगैरह सब चीज जम जाएगी तो भी एक समस्या है। जैसे टमाटर होते हैं, एक बार अगर वो जम जाए, फिर आप उसको पिघलाइए तो वो फिर ना उसमें टेस्ट बचेगा ना कुछ बचेगा, वो बिल्कुल वेस्ट ही हो जाएगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो जो लिक्विड चीजें होती हैं, जैसे दूध वगैरह है, फिर वो सड़ने लग जाते हैं, जल्दी खराब होने लग जाते हैं। अब बचा हमारे पास क्या? ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड को भी उतना बेटर नहीं माना जाता है, क्योंकि इस पर भी कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं। जैसे कि पालक वगैरह है, पत्ते होते हैं उसके, तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं। या मेथी वगैरह जो झुंड में बना करके रखी जाती हैं, वो भी इस टेम्परेचर पे प्रॉपर प्रिजर्व नहीं करी जा सकती हैं। तो बेस्ट टेम्परेचर घरेलू फ्रिज के लिए 8 डिग्री सेंटीग्रेड ही माना जाता है। ठीक है ना? 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देंगे तो खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं? सामान्य से अधिक रहेगा तो जल्दी खराब हो जाएंगे। आइसक्रीम पिघल जाएगी, फिर क्या फायदा हुआ? 8 पर वो नहीं पिघलेगी। 4 पर समस्या ये है, इस तापमान में भी कुछ खाद्य पदार्थों को रखना ठीक नहीं, जैसे सब्जियां हैं, फल है। केला अगर मान लीजिए आप रख दीजिए फ्रिज में, तो वैसे ही खराब हो जाता है। 4 डिग्री पे रख देंगे तो केला क्या हो जाएगा? एकदम बहुत जल्दी पक जाएगा। और जब तक दूसरे दिन आप निकालेंगे तब तक वो पानी की तरह, एकदम छीलेंगे तो पानी की तरह हो जाएगा, वो एकदम इतना ज्यादा पक जाता है। तो केले को क्या है, थोड़ा थोड़ा सा ठीक टेम्परेचर में रखना पड़ता है। 0 पर तो हर चीज फिर बर्फ में कन्वर्ट हो ही जाएगी। तो ये इस वजह से, तो ये क्या है, एक एक्सपीरियंस बेस्ड रहता है क्वेश्चन, या ये डाटा के साथ, या आप कहें कि लॉजिक के साथ हम इसको करेंगे। लॉजिक वाला इसमें कुछ है नहीं, फैक्चुअल टाइप की चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे घंटों के लिए खुला छोड़ने तो कमरे का तापमान, टॉम एंड जेरी के हिसाब से सोचेंगे तो भाई कमरे का तापमान एकदम घट जाएगा, बर्फ जम जाएगी, पूरी दुनिया में बर्फ जम जाती है। देखा होगा स्टार्टिंग में जब दरवाजा खुला रह जाता है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ये फ्रीजर हो गया, यहाँ कोई एक मोटर लगी होगी, पीछे कंप्रेसर लगा होगा, मोटर की सहायता से चल रहा है। अब ये कंप्रेसर क्या करेगा, अंदर की हवा को कंप्रेस करके यहाँ इकट्ठा करेगा, और यहाँ की हवा को अचानक से छोड़ेगा। और जब हवा फैलती है तो अपने लिए क्या करती है, तापमान ग्रहण करती है एनवायरमेंट से। अब अगर इसका गेट बंद है तो अंदर से तापमान को लगातार ये ग्रहण कर रही होगी, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर हो जाएगा कम। लेकिन अगर मान लीजिए हमने इसका दरवाजा खोल दिया, तो उस कंडीशन में अंदर ये जैसे बिखरेगी इसको टेम्परेचर, मतलब यहाँ कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा।
बाहर से ऊष्मा जाती रहेगी बड़े आराम से, तो कोई टेम्परेचर में तो चेंज आएगा नहीं। पर लेकिन ये कंप्रेसर कंटिन्यूअसली काम करेगा, तो ये कंटिन्यूअसली काम करता रहेगा, तो कमरा तो क्या हो गया, पूरा बंद है ना। तो बंद कमरे में तो अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ पा रहा है, लेकिन ये जो मोटर को काम करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा वर्क लगातार लगातार कमरे की ऊष्मा को बढ़ाता जाएगा, और रिजल्ट स्वरूप क्या होगा, कमरा गर्म होता चला जाएगा। समझ रहे हैं? कमरा अगर उसका फ्रिज का गेट बंद है, तो देखिए बंद गेट पर भी क्या होगा, टेम्परेचर तो अब भी कमरे का बढ़ेगा अगर उसको हमने कमरे में रख रखा है, लेकिन उस केस में कम से कम इतना रहेगा कि फ्रिज के अंदर तो बर्फ जम जाएगी, लेकिन अगर हमने दरवाजा खुला छोड़ दिया तो पीछे से जो गर्मी अभी पंप करके निकाली गई है मोटर के द्वारा, वो गर्मी वापस लौट के यहाँ पे आती रहेगी, फिर वो पंप करके बाहर पीछे की तरफ खींच के निकाल के ले जाएगी, फिर वो वापस आती रहेगी। लेकिन जब कोई भी मोटर लगातार चलेगी तो वो भी तो कुछ ना कुछ गर्मी पैदा करेगी ना। अब जैसे घूमने वाला पंखा चलता है तो वो भी तो गर्मी पैदा करता है, कम से कम इतनी गर्मी तो पैदा करेगी। इसलिए धीरे धीरे कमरे का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि अगर खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है यदि प्रशीतक का गेट खुला छोड़ दिया जाए। प्रशीतक मतलब फ्रीजर। तो फ्रीज द्वारा वाष्पीकरण अत्यधिक मात्रा में होगा, क्योंकि प्रशीतक और कमरे के मध्य कोई अवरोधक नहीं है, इसलिए प्रशीतक पूरे कमरे की वाष्प से क्रिया करेगा, जिसके कारण पूरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप इसको मोटा मोटी समझ लीजिए, मोटर वर्क करती रहेगी तो भैया वो उसकी गर्मी कहां जाएगी, वो कमरे के टेम्परेचर को लगातार बढ़ाती रहेगी। कह रहा शरीर की सतह से स्वेदन पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। ये कह रहा केवल वातावरण के ताप पर। हाँ, ताप पर निर्भर करती है, ये बात सही है। जितना ज्यादा गर्मी होगी उतना ही ज्यादा शरीर से पसीना निकलेगा, ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा कह रहा है केवल वातावरण की नमी पर। नहीं, ये बात भी सही है, दोनों ही बात सही है। नमी पर इसलिए निर्भर करेगा कि भाई अगर मान लीजिए हवा में नमी की मात्रा कम होगी तो हमारे शरीर से पसीना बड़े आराम से भाप बन जाएगा। हवा में अगर नमी की मात्रा ज्यादा होगी तो बड़ी देर से बनेगा। इसका मतलब ये ए और बी दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, पसीना बनने का मतलब, पसीना बहने का मतलब, या पसीने के भाप बनने का मतलब यहाँ पे हो गया वही से वाष्पीकरण वाली चार कंडीशन। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण उतना ज्यादा होगा। दूसरी बात, जो हवा में नमी है वो जितनी कम रहेगी वाष्पीकरण उतना ज्यादा होगा। तीसरी बात, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण उतना ज्यादा होगा। हवा जितनी तेज चलेगी, चौथी बात में, उतना ही ज्यादा वाष्पीकरण होगा। इसलिए देखा होगा सर्दियों में हम अपनी एनर्जी को बचाने के लिए गोल होकर के सोते हैं, और गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अपनी बॉडी से बाहर भगाने के लिए हम फैल करके सोते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो दोनों इसके कारण है। तो बहाने के लिए ताप और नमी दोनों पर निर्भर करता है। स्वेदन का मतलब पसीना बहना नहीं, स्वेदन का मतलब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसका पूरा मतलब देखा जाए तो ये है पसीने का क्या भाप रूप में बदलना। वहां पूरी कंडीशन के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करें पसीने का मुख्य उपयोग क्या है। तो भाई पसीना हमारी बॉडी में जब आ रहा है इसका मतलब ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, जैसे पसीना जब भाप बन के जाएगा तो भाप बनने के लिए हमने उस दिन पढ़ा था 540 ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, 540 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे स्टोव तो लगा नहीं है जो उसको ऊर्जा मिल रही होगी, इसका मतलब, और भाप बनने के लिए ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब फिर वो भाप बनने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत है पसीना हमारी बॉडी से लेकर के जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, रेगुलेट रहता है। तो ये कह रहा है देखो शरीर का ताप नियंत्रण रखने में, अभी हमने कहा कि जब भाप बन के जाएगा तो क्या करके जाएगा, यहाँ से ऊष्मा को लेकर के जाएगा, ऊष्मा लेकर के जाएगा तो जो टोटल टेम्परेचर है बॉडी का वो धीरे धीरे कम आएगा। इसका मतलब मेंटेन रहेगा
गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर को कम और सर्दियों के दिनों में पसीना कम निकलता है, तो टेम्परेचर को ज्यादा रखने में ये सहायता करता है। कह रहा है जल की मात्रा को संतुलित रखने में भी हेल्प करता है। कारण तो देखो ये भी सही है, ऐसा नहीं कि ये गलत कारण है। ये कह रहा है शरीर से विष पदार्थ निकालने में सहायता करता है, बिल्कुल। बहुत सारे टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जो इसके से निकलते हैं, इसलिए तो बदबू हो जाती है। थोड़े समय बाद आप देखेंगे, आप 12 घंटे बाद, 13 घंटे बाद जब पसीना आ जाता है, अब अभी इस मौसम की बात कर रहा हूँ, गर्मियों में तो आधे घंटे 1 घंटे में ही देखिए बॉडी से स्मेल आने लग जाती है। तो स्मेल किस बात की है? कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स बाहर निकल रहा है। ये कह रहा है छिद्र से गंदगी दूर करने में। हाँ बिल्कुल, त्वचा के छिद्रों से गंदगी निकलती है। आप देखिए पसीने का टेस्ट आप कभी देखिए, एकदम नमकीन होता है, तो इसका मतलब उसमें साल्ट भी निकल रहा है। ये सभी कारण सही हैं, लेकिन जो इसका मेन यूज है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है। ये सब भी होते हैं, लेकिन इन सब में सबसे सटीक वजह ये वाली, ठीक है। कह रहा है मानव में पसीने का मुख्य उपयोग, मुख्य उपयोग की बात कह रही, कोई उपयोग नहीं, मुख्य केवल एक नहीं, बहुत सारों में से एक। मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रण करने में होता है। त्वचा से पसीने के वाष्पित होने से ठंडक का अनुभव होता है। अभी मैंने कहा था भाप बन के जाएगा तो उस एनर्जी को लेगा कहां से? हमारी बॉडी से, तो बॉडी को ठंडा फील होगा, क्योंकि पसीना सूखने अर्थात वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा शरीर से ही ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी का घड़ा है, बूंदें अगर यहां से उड़ करके जाएगी तो वो ऊष्मा को कहां से लेगी? अब ऊष्मा यहाँ बाहर से तो कहीं से आ नहीं सकती, तो वो घड़े से ही ऊष्मा को ले लेगी। धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा? और कम और कम और कम होता चला जाएगा, और इसमें रखा हुआ पानी ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो बूंद है ये क्या कर रही है? ये वाष्पन की क्रिया को कर रही है या वाष्पीकरण की क्रिया को कर रही है, और उस वाष्पीकरण के लिए ये घड़े से ही एनर्जी ले रही है, इसलिए घड़ा लगातार ठंडा होता जाता है। मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा या जिसके द्वारा घड़े में उपस्थित जल का वाष्पीकरण होता रहता है। लगातार उनसे रिस रिस करके पूरी सतह पर पानी आता रहता है, धीरे धीरे भाप बनता रहता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर लगातार डाउन चला जाता है। क्योंकि वाष्पीकरण के लिए जल को ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो जल अपने अंदर से ही प्राप्त करता है, इसलिए वाष्पीकरण के कारण घड़े में रखा जल ठंडा हो जाता है। जबकि ठोस वस्तु का द्रवीय अवस्था में परिवर्तन द्रवण कहलाता है। जैसे अब ये जो बाकी के पॉइंट हैं, कह रहे हैं यहाँ पे कि द्रवण क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, इनके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। द्रवण का मतलब कोई चीज जब पिघलती है तो द्रवण कहेंगे उसको, जैसे बर्फ पिघल रही तो द्रवण कहेंगे। ऊर्ध्वपातन मतलब ठोस को गर्म किया सीधे भाप बन गया तो उसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे। इस तरीके से समझाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास करवाता है, क्यों? क्योंकि भैया ये हमारी बॉडी से ज्यादा पसीने को क्या कर देता है? वाष्पित कर देता है। पंखा क्या कर देता है भाई? वाष्पन के लिए या वाष्पीकरण की क्रिया के लिए या पानी के भाप बनने की जो क्रिया है उसके लिए क्या जरूरी है? ज्यादा टेम्परेचर, फिर ज्यादा, अब ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो हमको गर्मी फील होगी, तो इस वाले पॉइंट को हटा देंगे हम। जब कपड़े की बात करेंगे 4 पॉइंट रहेंगे, मानव या पशु की बात करेंगे तो बाकी एक पॉइंट को हटा देंगे, हाई टेम्परेचर को। टेम्परेचर तो ऑलरेडी हाई हो ही चुका है, लेकिन फिर क्या होना चाहिए भाई? एक तो कवर एरिया होना चाहिए, हाथ पैर फैले होने चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि जो एयर है उसमें आर्द्रता की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। तीसरी बात, जो सरफेस एरिया से होकर के टच होने वाली आर्द्रता है वो जल्दी से जल्दी रिमूव होनी चाहिए, मतलब हवा तेज चलनी चाहिए। और पंखा क्या करता है? हवा को तेज चलाता है। तेज हवा चलेगी तो पसीना क्या हो जाएगा? तेजी से वाष्पित हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा शरीर हवा में अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा विकिरणित करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, तो बराबर ही करता है हमारा शरीर। तो वो डिपेंड करता है बाहर वाले एनवायरनमेंट पे कि वो हमसे ज्यादा ले रहा है या हम उससे ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं। पंखा ठंडी हवा देता है,
पंखा तो वो हवा दे रहा है, ना ठंडी ना गर्म। एसी थोड़ी हम बात कर रहे हैं, हवा की चालकता बढ़ जाती है, नहीं उसका भी कोई रिलेशन नहीं है। ये ज्यादा सफिशियंट ऑप्शन है, सबसे सही ऑप्शन यही है, ये हमारा ठीक रहेगा। एहसास दिलाता है, हमारा पसीना हवा में तीव्रता से वाष्पित हो जाता है जब तेज हवा चलती है, तब वाष्पन के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और इस ऊष्मा को क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। जब शरीर से पानी पसीने के रूप में वाष्पित होता है तो भैया उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे शरीर से ज्यादा ऊष्मा क्या होती है, चली जाती है, और फिर हमें क्या लगता है, आराम का एहसास होता है। ठीक है। कह रहा तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं जमती क्यों? अरे भाई, ओस जमने के लिए क्या होना चाहिए? न्यूनतम वाष्पीकरण होना चाहिए। लेकिन तेज हवा चल रही है, ये किस चार कंडीशन में से एक कंडीशन में शामिल हो गया ना। जब भी तेज हवा चलेगी तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो ओस पड़ने का जस्ट उल्टा ही तो वाष्पीकरण है। तो अगर वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है तो ओस नहीं पड़ेगी, इसलिए जब तेज हवा चलती है तो ओस नहीं जमती है। वजह उसकी ये है कि वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। कह रहा तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं जमेगी, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगी। इसका कारण यह है कि तेज हवा बहने पर द्रव की सतह पर एकत्रित वाष्प लगातार हटती रहती है, जिससे उसके कण शीघ्र वाष्पित हो जाते हैं। ओस के लिए चाहिए एकदम शांत मौसम, बिना बादलों वाली रात हो, एकदम शांत मौसम हो, तब ओस पड़ती है। यहाँ तो बिल्कुल एकदम उल्टा हो रहा है, तो इसलिए ओस नहीं पड़ेगी। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। हाँ, एयर कंडीशनर और मतलब एसी और कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं ना। एसी तो करता है, कूलर नहीं करता है। कह रहा है एयर कंडीशन आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता। बिल्कुल। कह रहा है दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। हाँ, काफी हद तक। एसी में भी हवा चलती है, कूलर में भी हवा चलती है। कह रहा है ये गलत पूछा ना उसने, तो गलत में तो यही है, दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। अरे भाई, एयर कंडीशनर क्या करता है, हवा में से एक्स्ट्रा एयर वेपर को खींच लेता है। इसलिए आप देखेंगे एसी में से लगातार बूंद टपकती रहती है। तो जितनी भी हम सांस लेते हैं, हमारी सांस के साथ भी क्या होती है, तमाम सारी वाटर वेपर मिलती रहती है हवा में। आपने सर्दियों में देखा होगा, हमारे मुंह से भाप जैसी निकल रही होती है, धुआं जैसा निकल रहा। अब इस तरीके से मिलती रहती है, अब इससे धीरे धीरे कमरे का उमस जैसे बन जाएगी। तो एसी क्या करता है, उसमें जितनी भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वेपर होगी उस सबको पानी के रूप में कन्वर्ट कर देगा, जिससे इस कमरे में क्या हो जाएगा, वाटर वेपर की मात्रा कम हो जाएगी, पसीना बड़े आराम से सूखता रहेगा। पसीना सूखता रहेगा, बॉडी रिलैक्स फील करेगी। लेकिन एयर कूलर को इस चीज से मतलब नहीं हो, तो पानी चारों तरफ से लगा रहता है, लगातार तेजी से खींचता है, तो वो तो और वाटर वेपर को बढ़ाता है ना उसमें। ये गड़बड़ हो गया। क्योंकि एयर कंडीशनर आर्द्रता को नियंत्रित करता है, जबकि एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता। इसके अतिरिक्त एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति को नियंत्रित करते हैं। गर्मियों में तो भाई एसी भी टेम्परेचर को कम करता है और कूलर भी कम करता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, या ठोस को पिघलाने से। ठोस को पिघलाएंगे तो और गर्मी हो जाएगी ना। अपने आप ठोस जैसे बर्फ वगैरह पिघल रहा है तो वो एक अलग बात है, हम पिघलाएंगे तो और गर्मी हो जाएगी। संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ये ऑप्शन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। भाई देखो, पानी बहे ना बहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे बहुत ज्यादा। रसोई गैस क्या, रसोई रखी हुई है, ओपन कर देंगे तो क्या उससे नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन उसमें बदबू बहुत रहती है। अब बाकी संपीड़ित गैस मतलब हवा वगैरह इस तरह की चीज, अब कण में है इसके बहुत पास पास, बहुत पास पास है। संपीड़ित का मतलब ज्यादा पास पास होंगे, यही हो गया ना मतलब। अगर हम इसको रिलीज करेंगे तो इसके कण भागने की कोशिश करेंगे दूर दूर,
क्योंकि गैस उस पदार्थ को कहा जाता है जो जिस बर्तन में रखा जाता है उसी की आकृति और आकार को ग्रहण कर लेंगे। कमरे में खोल देंगे तो पूरे कमरे के आकार को ही ग्रहण करेंगे। तो जब इनको दूर दूर जाना है तो दूर दूर जाने के लिए चाहिए ऊर्जा। अब ऊर्जा ऊर्जा ये ग्रहण कहां से करेंगे? तो ये ऊर्जा इसी वातावरण से ग्रहण कर लेंगे। हमारे हिसाब से टेम्परेचर जो है उसमें और जो अणुओं को टेम्परेचर चाहिए उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। हम जिस चीज पे कांपने लग जाएंगे अणुओं के लिए वहां भी टेम्परेचर काफी ज्यादा मात्रा में रहेगा। इसका मतलब इस गैस को जैसे ही रिलीज करेंगे इसके अणु फैलने की कोशिश करेंगे और जब गैस फैलती है तो हमेशा वो ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही होगा। देखेंगे संपीड़ित गैस को छोड़ने पर कमरे को ठंडा किया जा सकता है। संपीड़ित गैस कमरे की गर्मी को सोख लेती है जिससे कमरे के तापमान में गिरावट आ जाती है। आपने देखा होगा कई बार साइकिल की बाल बॉडी होती है ना, जैसे हवा भर देते हैं फिर रोक देते हैं। आप उसको अचानक से खोलेंगे तो हवा जैसे ही टायर से बाहर आएगी, ट्यूब से बाहर आएगी, हमको एकदम ठंडी फील होती। वजह कि जैसे हवा फैल रही होती है, फैलती है तो ऊष्मा को ग्रहण करती है, अवशोषित करती है। इसलिए ठीक यही कमरे में भी होगा। आगे, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबल जाता है? ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। भैया प्रेशर जहां कम होगा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब ये ऑप्शन जहां कहीं भी मिल जाए आपको वही कह रहा है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाता है। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। तो में से कोई नहीं, भारी हवा कहां से होगी? पर्वत पे तो ऊंचाई बढ़ गई तो हल्की हवा होगी। गुरुत्वाकर्षण कम होता है, ये पॉइंट सही है, लेकिन यहाँ इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। अब बचा ये पॉइंट, बिल्कुल यही मैच करता है उस बात के साथ कि जैसे जैसे प्रेशर कम होता चला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता चला जाएगा, इसलिए यही सही होगा। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं तो इसको देखने की कोई ऐसी बहुत खास बात नहीं है। हाँ, ये बात इसमें खास है कि अगर जल कम तापमान पर उबलने लगेगा तो फिर खाना क्या होगा? देर से पकेगा। इसलिए क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को मेंटेन करने के लिए कई बार नमक वगैरह डाल दिया जाता है पानी में। नमक डाल देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट, पहले ही नमक डाल देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट मेंटेन रहेगा, या मतलब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जो प्रेशर की वजह से जितना कम हुआ था उतना थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नॉर्मल आ जाएगा तो थोड़ी जल्दी बन जाएगी सब्जी। बस ये वजह होती है और कुछ। ओके, ये तो क्वेश्चन ही आ गया। ठीक, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? कह रहा है क्वथनांक बढ़ जाता है, जमाव बिंदु घट जाता है। पानी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। देखो, कोई भी चीज हम मिला रहे हैं, नमक जैसे हमने मिला दिया, जब भी अशुद्धि मिलाएंगे तो क्वथनांक में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? किसी भी चीज का क्वथनांक बढ़ेगा। और बर्फ के केस में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, जमाव बिंदु घट जाता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ में अगर आपने नमक मिला दिया है खूब सारा, ढेर सारा, तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा उसका। ये कुल्फी बनाने के लिए इसी तरीके से बर्फ जमाई जाती है। पहले बर्फ कूट ली, फिर उसमें नमक डाल दिया, तो टोटल टेम्परेचर हो गया उस मिश्रण का -20 डिग्री, और फिर उसमें दूध से जो कुल्फी है वो जब रख दी थोड़ी देर बाद वो जम जाती है। इसी मेथड से करी जाती है। क्वथनांक घटता है, जमाव बिंदु बढ़ता है। जमाव बिंदु बढ़ जाएगा तो जो चीज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बर्फ है वो क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी, और दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या फायदा? कह रहा क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घट जाते हैं, क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया कि क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है। स्थिर ताप पर पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है। और जिस ताप पर ये क्रिया हो रही होती है, मतलब क्वथन हो रहे होते हैं, उसे बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं, क्वथन अंक कहते हैं। जब द्रव में अशुद्धियां मिलाई जाती हैं तो दाब बढ़ने के कारण प्राय सभी पदार्थों का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी निश्चित ताप पर
द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस बिंदु पर ताप को बिंदु का हिमांक या जमाव बिंदु कहते हैं। अशुद्धि मिलाने पर जमाव बिंदु घट जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कुल्फी बनाने की जो प्रक्रिया है वो नमक डाल करके ही बनाई जाती है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयोग होता है? एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकोल, मेथेनॉल, प्रोपिल एल्कोहल। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो उसको आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। कह रहा है बी एथिल एथिलीन ग्लाइकोल। एग्जैक्ट इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल इसी फॉर्म में फैक्चुअल क्वेश्चन है। स्वचालित वाहन मतलब जैसे गाड़ी होती, मोटरसाइकिल वगैरह हो गई जो ईंधन और डीजल या पेट्रोल जैसे ईंधनों के आधार पर चलते हैं, उनकी बात। स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। अधिकतर इसका प्रयोग ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में किया जाता है। कार्बोरेटर में पानी वगैरह डाला जाता है तो जम जाएगा ठंडे देशों में, इसलिए इसको मिला के डाला जाता है ताकि वो जमे नहीं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, हम जानेंगे भाई, ऑलरेडी इसको कई बार हम कर चुके हैं कि जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। किस वजह से ऐसा होता है? कह रहा अधिक दाब पर पानी कम तापक क्रम पर उबलने लगता है ना, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक क्रम पर उबलने लगता है। बिल्कुल, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। कह रहा कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है ना। आगे देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि अधिक दाब पर अधिक तापक क्रम पर उबलने लगता है। वही पी अगर बढ़ेगा तो बीपी भी, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सिंपल सा फॉर्मूला इसका। प्रेशर कुकर में दाब वायुमंडलीय दाब से काफी अधिक होता है, इससे जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और कुकर को दी जाने वाली संपूर्ण ऊष्मा का प्रयोग या उपयोग पकाने में हो पाता है। पहाड़ों पर वायुदाब जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे वायुदाब कम होता चला जाएगा, इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा, क्वथनांक कम होता चला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा, इसलिए खाना पकाने में ज्यादा टाइम लगता है वहां पे पहाड़ों पर। आगे बढ़। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान किस चीज पर निर्भर करेगा? ऊपर के छेद पर क्षेत्रफल, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। ऊपर के छेद का क्षेत्रफल वो पकाए जाने वाले पदार्थ पर, ऊपर के छेद पर रखा गया वजन वो पकाए जाने वाले पदार्थ पर, ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर। ऊपर कितना वजन रखा है इस बात पर भी निर्भर करेगा, और उसमें क्या पदार्थ है उस बात पर भी निर्भर करेगा वजह। अब ऊपर मान लीजिए जो सीटी होती है, ऊपर रखा वजन मतलब सीटी होती है, अगर वो बहुत हल्की है तो तुरंत ही उसमें से बार बार भाप निकल के चलती चली जाएगी, अंदर का टेम्परेचर कम रहेगा। सीटी अगर भारी रहेगी, ज्यादा भारी होगी तो ज्यादा देर तक भाप को अपने अंदर रोक के रखेगी, ज्यादा देर तक रोक के रखेगी, इसका मतलब टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ चुका होगा। कह रहा है प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए किस पर, वजन पर निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की व्यवस्था होती है। अधिक दाब होने के कारण प्रेशर कुकर में जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक ताप पर गर्म किया जा सकता है, क्योंकि अधिक दाब पर जल का क्वथनांक अधिक होता है। देखो, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि वायुमंडल का जो प्रेशर है वो P है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर जल को मतलब उबलता है इतने पर, तो प्रेशर कुकर के अंदर लगभग दोगुना प्रेशर हो जाता है, जितना बाहर प्रेशर है उसका लगभग दोगुना प्रेशर हो जाता है प्रेशर कुकर के अंदर। तब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का वो लगभग 125 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, लगभग इतना अंतर 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो पानी अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा था वो 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। आगे बात करें तो डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस क्रिया पर आधारित है? उष्ण वायु प्रतिस्थापन, वायु निर्जलीकरण, वाष्पन शीतलन, वायु पुनर्जलीकरण। देखते हैं इसको। कह रहा है
सी वाष्पन शीतलन। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन वाष्पन शीतलन पर आधारित है। अधिकांश कूलर वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इन कूलरों में बाहर की गर्म हवा पानी के ऊपर से गुजरती है, पानी बाहर की हवा से ऊष्मा लेकर वाष्पित हो जाता है। इस प्रकार के ऊष्मा के विनिमय के कारण हवा का तापमान कम हो जाता है, जिससे अपेक्षाकृत ठंडी हो जाती है। ठीक है, लेकिन डेजर्ट कूलर क्या करता है, शीतलन वाष्पन के द्वारा चीजों को ठंडा करता है। आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने वाले जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। नहीं भाई, भाप में 540 तो उसकी गुप्त ऊष्मा ही है एक्स्ट्रा, ये तो गया। फिर कह रहा बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा और जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। नहीं, गलन की गुप्त ऊष्मा बर्फ की होती है 80 और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 540, नहीं होती। कह रहा वातानुकूलन कक्ष में वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का शोषण होता है तथा द्रवणित कुंडली में ऊष्मा निर्गत होती है। भाई इसका नहीं पता, आइडिया नहीं है। अब देखेंगे, दो हमारे गलत हो गई। अब कह रहा कौन सा कथन सही बचेगा, दो गलत हैं तो ये भी गया, दूसरा गलत है तो ये भी गया, ये भी गया, यही बचना चाहिए डी। अब इसमें चाहे जो भी लिखा हो, मजबूरी है डी। समझ गए ना किस तरीके से, क्योंकि हमें जो फैक्ट याद है उस फैक्ट के आधार पर हम क्वेश्चन को निकालेंगे। ठीक है ना। कह रहा देखिए, वातानुकूलन संयंत्र में वाष्पित कुंडली द्वारा कमरे की वायु से शोषित ऊष्मा द्रवणित कुंडली द्वारा निर्गत की जाती है। वाष्पित एक ऊष्मा परिवर्तक कुंडली होती है, इसे कमरे के अंदर लगाया जाता है। जब नमी युक्त गर्म वायु इससे होकर गुजरती है तो इसके अंदर का प्रशीतक वायु की गर्मी को सोख लेता है और नमी को पानी में परिवर्तित करके बाहर निकाल देता है। इसके बाद निम्न दाब प्रशीतक संपीडक में पहुंचता है, वहां इसका ताप और दाब बढ़ा दिया जाता है और फिर इसे द्रवणित्र में पहुंचाया जाता है। द्रवणित्र कुंडली की उच्च दाब प्रशीतक की गर्मी को बाहर निकालती है और प्रशीतक गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद प्रसारणीय मान इसे निम्न दाब प्रशीतक में परिवर्तित करता है ताकि वाष्पित्र द्वारा गर्मी सोखी जा सके। इतनी बड़ी भाषा, ये कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एक बेसिक नॉलेज के आधार पर। कुल मिला के आप ये मानिए कि हो क्या रहा है कि पहले कंप्रेस किया जा रहा है हवा को कंप्रेस करके उसमें जितनी भी एक्स्ट्रा नमी है उस सबको पानी में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर हमने अभी ट्यूब का एग्जांपल देखा था कि हवा को जो विस्तारित किया जाता है तो विस्तारित हवा ऊष्मा ग्रहण करती है, तो फिर जब हवा को एक बार संपीड़ित कर दिया, फिर विस्तारित करने के लिए उसको कमरे में छोड़ेंगे तो फिर से जब हवा फैलेगी तो वो क्या करेगी, गर्मी को सोखेगी। इसी आधार पर एसी काम करता है। अब नॉलेज प्लस क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम जल को भाप में परिवर्तित करने के लिए, तो ऑलरेडी हम कई बार इस फैक्ट को अभी इसी लेक्चर में बोल चुके हैं, 540 की जरूरत पड़ती है, इसलिए भैया दोनों की बराबर नहीं होगी। और बर्फ के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम की जरूरत पड़ती है। तो ये फैक्ट ऑलरेडी पिछली क्लासों में भी हम लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, जब से हमने हीट को पढ़ना स्टार्ट किया, इसमें भी हमने पढ़े, इससे पहले भी डाटा। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है। नहीं, क्या कर दिया जाता है, टेम्परेचर कम कर दिया जाता है। टेम्परेचर कम तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, श्वसन दर कम, श्वसन दर कम, एक्टिविटी कम, एक्टिविटी कम। कोई भी माइक्रोब वगैरह, भाई कोई ना कोई सूक्ष्म जीव ही तो खराब करेगा, वही सड़ाएगा ना, उसकी भी एक्टिविटी कम, एक्टिविटी कम, इसका मतलब फल की उम्र क्या, ज्यादा। ठीक, अब चलते हैं आगे। कह रहा शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। यह सर्वविदित है कि पेड़ों से अलग होने के बाद भी फल श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन का उपभोग भी करते हैं। अब श्वसन की दर बढ़ने पर फलों के पकने एवं उनके क्षय होने की दर भी उतनी ही
बढ़ जाएगी। और यहाँ पे क्या करेंगे, शीत प्रकोष्ठ में कम ऑक्सीजन और कम श्वसन दर वाली परिस्थितियां फलों को अधिक समय तक संरक्षित रखने में सहायक होती है। आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई वाले स्थानों पर भोजन पकाने के लिए उनमें नमक मिलाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि नमक मिला देंगे तो उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल हाँ मिला देते हैं। कह रहा ऊंचाई वाले स्थानों पर तापमान कम होता है। हाँ तापमान कम होता है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों सही है, लेकिन कोई किसी की व्याख्या से मतलब नहीं है ना उनको। ये भी सही, पहला वाला भी सही और दूसरा वाला भी सही, लेकिन आपस में भोजन पकाने के साथ कम तापमान का कोई रिलेशन नहीं होता है। कारण की अगर बात कह रहा है कि ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए नमक मिलाया जाता है, सही बात है, लेकिन अगर भोजन पकाने के लिए अगर ये पूछ रहा है कि कम तापमान होता है तो फिर इसको गलत माना जाएगा। फिर क्या रह जाएगा, ए सही और आर भ्रामक है, ये सही हो जाएगा फिर सी। क्योंकि भोजन पकाने के केस में कम तापमान का क्या रिलेशन, कुछ नहीं। लेकिन भोजन पकाने के अलावा अगर कह रहा है तो अभी हमने देखा था कि हाँ फैक्चुअली ये सही बात है। भोजन अगर भोजन के लिए नहीं कहना है तब ये सही हो जाएगा, भी सही हो जाएगा, जैसे इसमें माना है उसने। भोजन के लिए बात करेगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, फिर ये सही माना जाएगा, फिर इसको भ्रामक मानेंगे। भोजन के लिए तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, भ्रामक हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो फिलहाल इन्होंने क्या माना है, बी को सही माना है। आयोग ने सही माना है, इन्होंने नहीं, मतलब आयोग ने बी को सही माना है। फैक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो क्या होता है, टेम्परेचर घटता चला जाता है। भोजन के साथ इन्होंने इस चीज को लिंक नहीं किया है। आगे ठीक है, दोनों सही है, लेकिन कोई व्याख्या एक दूसरे के साथ नहीं करता, दोनों लिंक नहीं करते। ऊंचाई वाले स्थानों में नमक मिला देते हैं, क्यों, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है जिससे क्वथनांक घटने लगेगा। क्वथनांक को फिर से मेंटेन करने के लिए उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया जाएगा ताकि भोजन पकाने में कोई कठिनाई नहीं आए और भोजन क्या हो जाए, शीघ्रता से पक जाए। कह रहा है यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी हो जाती है, जहां पे बर्फ जमाता है वो डब्बा, उसके चारों तरफ अगर बर्फ जम जाएगी तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। उसकी वजह बता रहा है क्योंकि बर्फ एक दुर्बल चालक है, बर्फ से होकर उसमें आर पार नहीं होती। तो आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि भाई एक झील में ऊपर बर्फ जम जाती है लेकिन मछली नीचे जीवित रह पाती है। हमने वहां भी कहा था कि बर्फ एक कुचालक है, उसमें से बहुत ही कम मात्रा में ऊष्मा आर पार हो पाती है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। और इसकी वजह ये बिल्कुल सही है कि अगर चारों तरफ से बर्फ जम जाएगी तो वो ऊष्मा को उसमें से आर पार जाने नहीं देगी। जितनी ज्यादा ऊष्मा आर पार जाएगी उतना ही तो ज्यादा ठंडा होगा। भाई अगर मान लीजिए वो जितनी ज्यादा ऊष्मा को फ्रीजर खींच पाएगा उतना ही ज्यादा चीजों को ठंडा करेगा। बर्फ जम गई तो उस ऊष्मा को आर पार जाने नहीं देगी। तो क्या हो गया, कथन भी सही, कारण भी सही और दोनों का एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही। तो ऑलरेडी अभी हमने उस चीज को पढ़ लिया, तो इस तरह के क्वेश्चनों में एक्सप्लेनेशन को फिर दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। वजह कि ऑलरेडी वो उतने डिटेल में होते हैं, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब कह रहा बड़े शीतगृह संयंत्रों के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू जो होते हैं वो सीएफसी का प्रयोग करते हैं। हाँ लगभग लगभग कह सकते हैं, बात सही है। सीएफसी के अलावा और भी बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं करते, हाँ करते हैं, बिल्कुल सही बात है। कह रहा अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप कह रहा है पर द्रवित किया जा सकता है। भाई ये तो गलत है, इसको तो और भी नीचे टेम्परेचर पर द्रवित किया जाता है, तो ये मामला तो गड़बड़ है। इसको अमोनिया को करते ही है कि ये ज्यादा मात्रा में शीतलन प्रोवाइड कराती है। तो अब जो शीत भंडार गृह हैं वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, सीएफसी से करेंगे तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो ये गलत है, ए सही आर गलत, सी हो जाएगा। बस उल्टा उसमें याद रखना है। कह रहा है अवशोषित करके प्रशीतक को ठंडा रखती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन क्लोरीन हाइड्रोजन और फ्लोरीन से मिलकर बनी होती है। CFC का मतलब हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे CH4। इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं CCl2F2। तो ये क्या हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक एग्जांपल हो गया।
होती है। अमोनिया को उच्च दाब तथा प्रवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक रासायनिक यौगिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, यहां तक हमने पूरा सेशन कंप्लीट किया। इसके बाद देखिए, कंटिन्यूअसली आप लगातार बने रहिए एक तो सेशन में। दूसरी बात ये है कि एक काम और करिए कि देखिए, जनरल साइंस की बुक तो आपको लेनी लेनी है, जो भी मैंने आपको किताब दिखाई थी ये वाली। इसमें अच्छी बात यह है कि एकदम व्हाइट पेज है, तो पढ़ने में भी बड़ा मजा आता है। मैं खुद भी पढ़ता हूँ तो एकदम जबरदस्त मजा आता है। इसके साथ साथ बाकी भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, इनसे संबंधित सेशन भी इसी चैनल पर चल रहा है। इन बुकों को लेकर के भी आप पढ़ लीजिए। इस बार अगर आप प्री दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगी। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।